4 जून 2026 को इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया जिससे लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। अकेले एलआईसी को ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। 2 साल पहले तक जिस शेयर की कीमत 1000 रुपए से भी ज्यादा थी, वो इतना तेजी से गिरा कि उसके एक शेयर की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई। इस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसे राजेश मेहता ने आज से 37 साल पहले एक गैरेज से शुरू किया था। अब इस कंपनी पर सेबी ने पैसों की हेराफेरी और पिछले 5 सालों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप लगाए हैं। गड़बड़ी में मिली ये रकम भारत के सालाना डिफेंस बजट से करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़ी है। इस वीडियो में बात इसी आदमी की जिसने 1200 रुपए उधार लेकर एक सोने का साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसी साम्राज्य पर सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगे। राजेश मेहता की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर मोरबी से, जहां उनके पिता जसवंत राय मेहता रहते थे। 1946 में पार्टीशन के आसपास जसवंत राय अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बेंगलोर आ गए और वहां सेमी प्रीशियस स्टोन्स का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। इसका नाम रखा राजेश डायमंड कंपनी, जो उनके तीसरे बेटे के नाम पर था। राजेश मेहता का जन्म 20 जून 1964 को बेंगलोर में हुआ। उनके 4 भाई थे, बिपिन, प्रशांत, राजेश और महेश। घर में भले ही पैसे कम थे, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। राजेश ने सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ाई की, फिर नेशनल स्कूल ऑफ बेंगलोर में 2 साल की पढ़ाई की। वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, पर घर की जिम्मेदारी और पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने की जरूरत ने उनकी दिशा बदल दी। 1980 के दौर में राजेश और उनके भाई प्रशांत ने मिलकर एक आइडिया पर काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई बिपिन से, जो एक बैंक में नौकरी करते थे, उनसे 1200 रुपए उधार मांगे। इस रकम से उन्होंने चांदी के जेवर खरीदकर बेचना शुरू किया। सोचिए, आज जब एक अच्छा स्मार्टफोन 15,000 रुपए से भी कम में नहीं आता, उस रकम से भी कम पैसों में इन दोनों भाइयों ने अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में काम बेहद मामूली था। राजेश चेन्नई से जेवर खरीदते, ट्रेन में बैठकर खुद बेंगलोर लाते और वहां दुकानों में बेचते थे। कोई सेल्समैन नहीं, कोई डिलीवरी बॉय नहीं, खुद ही सब कुछ करते थे। राजेश धीरे धीरे चांदी से सोने की तरफ बढ़ने लगे। सोने का बिजनेस करने के लिए उस वक्त सरकार से गोल्ड कंट्रोल एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता था। राजेश ने वो भी लिया और फिर 1989 में एक बड़ा कदम उठाया। बेंगलोर के आरटी नगर इलाके में अपने घर के गैरेज में 10 लोगों के साथ एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। ये था राजेश एक्सपोर्ट्स का असली जन्म। यानी ये कंपनी किसी बड़े ऑफिस में किसी बड़े इन्वेस्टर की फंडिंग से नहीं बनी। 1990 तक आते आते उन्होंने अपना पहला रिटेल शोरूम खोला। 1995 में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। फिर आईपीओ आया, जिसने करीब 10 करोड़ रुपए रेज किए और यहां से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो आने वाले 3 दशकों में इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी को जन्म देगा। राजेश एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंडिया में गोल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल करीब 800 टन सोना खपत होता है, शादियों में, त्योहारों में, निवेश में। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ के गहने, बहन की शादी का मंगलसूत्र, दादी का हार। आसान भाषा में कहें तो भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक इमोशन है और इसी इमोशन को एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में बदलने का काम राजेश एक्सपोर्ट्स ने किया। 2002 में कंपनी ने बेंगलोर में एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से एक थी। इटली और जर्मनी से ऑटोमेटेड मशीनरी मंगाई गई। जहां पहले हाथ से एक एक जेवर बनता था, वहां मशीन से बल्क में प्रोडक्शन होने लगा। इससे कॉस्ट कम हुई, क्वालिटी कंसिस्टेंट रही और ऑर्डर्स बढ़ने लगे। कंपनी का सिर्फ एक ही मॉडल था, हर काम खुद ही करो। यानी रॉ गोल्ड खरीदो, खुद रिफाइन करो, खुद डिजाइन करो और खुद मैन्युफैक्चर करो और साथ ही खुद ही एक्सपोर्ट करो। बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी सप्लाई चेन की हर कड़ी पर खुद का कंट्रोल। इसका बेनिफिट यह होता है कि बीच का कोई मिडिल मैन नहीं होता, इसलिए मार्जिन ज्यादा मिलता है। धीरे धीरे राजेश एक्सपोर्ट्स यूएई, सिंगापुर, जर्मनी और यूके में दुनिया के बड़े बायर्स तक पहुंची। कंपनी का टर्नओवर बढ़ता गया 20 बिलियन से 300 बिलियन तक। 2020 में फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में कंपनी को 7वां स्थान मिला और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 462वां। ये वो अचीवमेंट थे जो किसी ने 1989 में उस गैरेज से सोचा भी नहीं होगा। पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2015 में खेला गया। 27 जुलाई 2015 को राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड की वल्काम्बी एसे को खरीदने का ऐलान किया।
वलकांबी कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी थी। इसकी फाउंडर कंपनी न्यूमॉन्ट माइनिंग कॉर्प थी। वलकांबी हर साल औसतन 945 टन सोना और 325 टन चांदी प्रोसेस करती थी, जो अकेले पूरे इंडिया की सालाना गोल्ड कंजम्पशन से भी ज्यादा है। इस डील की कीमत थी $400 मिलियन, यानी करीब 2500 करोड़। इस डील के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स ऑफिशियली दुनिया की गोल्ड इंडस्ट्री में अलग ही लीग में आ गई। अब वो कंपनी जो 35 साल पहले 1200 रुपए से शुरू हुई थी, दुनिया की 35% गोल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस करने लगी थी। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का एक आदमी जिसने अपने घर के गैरेज में काम शुरू किया था, अब दुनिया के गोल्ड इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर खिलाड़ी था। राजेश मेहता फॉर्चून के मामले में 2017 में फोर्ब्स की इंडिया रिचेस्ट लिस्ट में आ गए। इनकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन तक पहुंच गई। इस ग्रोथ को देखते हुए LIC ने भी इस कंपनी में 10.8% हिस्सेदारी ले ली। ये था राजेश एक्सपोर्ट्स का गोल्डन एरा। मार्च 2024 का महीना था। सेबी के ऑफिस में एक रिटेल शेयर होल्डर की एक शिकायत आई। रिटेल शेयर होल्डर यानी एक आम निवेशक, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं। उस शेयर होल्डर ने कहा, राजेश एक्सपोर्ट्स की बुक में कुछ गड़बड़ है। इस शिकायत को समझने के लिए आपको एक जरूरी टर्म जानना होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी जब कोई कंपनी किसी को सामान बेचती है और पैसे अभी नहीं मिले होते तो उसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, यानी हमें पैसे मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने किसी दोस्त को उधार दिया और वो कहे कल दे दूंगा। रिसीवेबल्स होना नॉर्मल है, पर अगर वो कल 2 साल बाद भी ना आए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। उस शेयर होल्डर का आरोप था, राजेश एक्सपोर्ट्स के ट्रेड रिसीवेबल्स 2 साल से ज्यादा समय से आउटस्टैंडिंग थे, यानी पैसे आए ही नहीं थे। ये एक रेड फ्लैग की तरह था, जो ये बताता है कि जो सेल्स दिखाई गई है वो असल में हुई ही नहीं है। सेबी ने इस शिकायत को सीरियसली लिया और अक्टूबर 2024 में एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। दिसंबर 3, 2024 को एक फॉरेंसिक ऑडिटर यानी अकाउंट बुक्स की जासूसी करने वाली एजेंसी BDO इंडिया को अपॉइंट किया गया। फॉरेंसिक ऑडिट को आम भाषा में समझें तो जैसे कोई CA अपनी कंपनी का अकाउंट्स देखता है, वैसे ही एक फॉरेंसिक ऑडिटर अकाउंट्स को ऐसे स्कैन करता है जैसे पुलिस किसी क्राइम सीन को स्कैन करती है। हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन, हर डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना। इस बीच सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स को बार बार समन भेजे। 16 जून, 2 जुलाई, 24 जुलाई, 10 नवंबर, 28 नवंबर, 10 दिसंबर को और फिर 30 जनवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी और 6 मार्च 2026 को। यानी पूरे 20 महीने में सेबी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन फिर भी कंपनी लिस्टिंग में बनी रही। शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते रहे, पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे वो या तो मिल नहीं रहे थे, या जो मिल रहे थे वो सेबी को कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। 3 जून 2026 को सेबी ने एक एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर जारी किया, यानी बिना एडवांस नोटिस दिए एक तरफा आदेश। ये ऑर्डर 109 पेज का था, जो इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर खोलने वाला था। सेबी का ऑर्डर पढ़ने पर जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये कि 97% से 99% रेवेन्यू ओवरसीज सब्सिडरी से आ रही थी। यहाँ इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि राजेश एक्सपोर्ट्स एक लिस्टेड इंडियन कंपनी है, यानी इसके शेयर्स NSE और BSE पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जब कोई इंडिया में निवेश करता है तो वो भारत की कंपनी में भरोसा करके निवेश करता है, पर सेबी का कहना था कि इस कंपनी की कमाई का 97% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी सब्सिडरीज से आता है, जिनके अकाउंट ठीक से वेरीफाई नहीं किए जा सकते। सब्सिडरीज का मतलब होता है एक चाइल्ड कंपनी। जैसे अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है ABC लिमिटेड और उसके अंदर एक छोटी कंपनी है ABC इंटरनेशनल, तो वो छोटी कंपनी सब्सिडरी है। राजेश एक्सपोर्ट्स की सब्सिडरी थी स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, UAE, US में, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट थी वलकांबी SA, वही स्विस गोल्ड रिफाइनरी जो 2015 में $400 मिलियन में खरीदी गई थी। सेबी ने वलकांबी के नंबर्स को राजेश एक्सपोर्ट्स के क्लेम नंबर से कंपेयर किया और यहाँ एक चौंकाने वाली गड़बड़ी मिली। वलकांबी ऐसे की अपनी ऑडिटेड स्टैंडअलोन रेवेन्यू 2023 में थी सिर्फ 542 करोड़ रुपए, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी पूरे ग्रुप की कमाई उस साल 2,81,000 करोड़ रुपए थी। इस बात पर गौर फरमाइए, वलकांबी का खुद का रेवेन्यू 542 करोड़ रुपए था, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स का ग्रुप रेवेन्यू 2,81,000 करोड़ रुपए, यानी जो कंपनी ग्रुप की मेन अर्नर बताई जा रही थी उसका खुद का रेवेन्यू ग्रुप की टोटल रेवेन्यू का 0.02% भी नहीं था। सेबी इसी कमाई
के बारे में जानना चाहता था। इस पर कंपनी का जवाब था, वलकाम्बी सिर्फ प्रोसेसिंग फी लेती है। गोल्ड का ग्रॉस वैल्यू GGR यानी ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज AG बुक में होता है। GGR भी राजेश एक्सपोर्ट्स की एक और सब्सिडरी थी। इस पर सेबी ने कहा, यह एक्सप्लेनेशन अकाउंटिंग के फंडामेंटल रूल से मैच नहीं करता। एक कंपनी के रेवेन्यू को दूसरी कंपनी के स्टेटमेंट्स में इस तरह ऐड करने का कोई आधार नहीं दिखता। सिर्फ इतना ही नहीं, सेबी ने कंपनी के अंदर और भी कई गड़बड़ियां पाई। एफ्लुएंस शेयर्स और स्टॉक मार्केट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ कंपनी ने 11,487 करोड़ रुपए सेल्स, 11,488 करोड़ की परचेजेस दिखाई। पर जब सेबी ने एफ्लुएंस से पूछा तो एफ्लुएंस ने साफ कह दिया, राजेश एक्सपोर्ट्स हमारे कस्टमर कभी थे ही नहीं। यानी जो ट्रांजैक्शंस कंपनी ने दिखाए वो दूसरी पार्टी के हिसाब से हुए ही नहीं। इसके अलावा सेबी को पता चला कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस में 1035 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट दिखाए गए, पर उनका कोई वेरिफिएबल प्रूफ नहीं मिला। यहाँ सबसे चिंताजनक बात थी कि कंपनी के प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट्स और एक प्रमोटर लिंक्ड एंटिटी एलिस्ट के थ्रू फंड्स को दूसरी जगह रूट किए जाने के संकेत मिल रहे थे। सेबी ने तुरंत FY 2021 से FY 2025 तक के 5 सालों में सब्सिडरीज के थ्रू 15 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया, जो इन 5 सालों में सब्सिडरीज के टोटल रिपोर्टेड रेवेन्यू का 99.80% था। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने जो रेवेन्यू क्लेम किया उसका लगभग पूरा हिस्सा सेबी को वेरीफाई नहीं किया गया। 3 जून 2026 की शाम सेबी का ऑर्डर आया। अगले दिन 4 जून को मार्केट खुला। राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर लगातार गिरने लगा। फरवरी 2023 में इस शेयर का पीक प्राइस 1028 रुपए था। सेबी के ऑर्डर के बाद यह 80 रुपए तक आ गया। यानी जिन लोगों ने पीक पर खरीदा था उनका 92% पैसा डूब गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो महज 8,000 रुपए रह गए। इसे परसेंटेज में नहीं, एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 साल की सेविंग से 5 लाख इस कंपनी में लगाए। सेबी के ऑर्डर के बाद उसके पास सिर्फ 40,000 रुपए बचे, बाकी सब डूब गए। पर सबसे बड़ा झटका उन लोगों को था जिन्हें शायद इस कंपनी का नाम भी नहीं पता था। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस कंपनी में करीब 11% हिस्सा था। जिन्हें LIC के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि LIC वो संस्था है जिसमें करोड़ों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज अपना इंश्योरेंस करवाती हैं, पेंशन के लिए पैसा जमा करती हैं, और आपके और मेरे जैसे लोगों का पैसा LIC के पास है और उस पैसे का एक हिस्सा राजेश एक्सपोर्ट्स के पास था। दिलचस्प बात यह है कि LIC सिर्फ इस कंपनी में इन्वेस्टर ही नहीं थी, बल्कि कई सालों से कंपनी के कुछ फैसलों पर सवाल भी उठा रही थी। LIC को लगता था कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल जानकारी पूरी तरह साफ तरीके से नहीं बता रही। LIC के अलावा कई दूसरे बड़े विदेशी इन्वेस्टर ने भी कंपनी के कुछ फैसले का विरोध किया। यानी खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू किया, तभी इस बीच सेबी ने राजेश मेहता पर पर्सनल ट्रेडिंग बैन लगा दिया। मतलब वो अपनी ही कंपनी के शेयर्स बाई या सेल नहीं कर सकते थे। इस पर राजेश एक्सपोर्ट्स ने जवाब दिया। कंपनी ने कहा, हम सभी एडवर्स मीडिया रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हैं। कंपनी जल्द ही एक क्लैरिफिकेशन जारी करेगी जो स्पेकुलेशन को सेटल करेगी। कंपनी का तर्क था कि रेवेन्यू ट्रीटमेंट सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार थी और डिस्क्लोजर्स कंप्लायंट थे। बिजनेस वर्ल्ड के एक एनालिसिस में यह भी कहा गया कि सेबी ने 20 महीने तक कंपनी को लिस्टेड रहने दिया। इस बीच शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते रहे। फिर एक्स पार्टी यानी बिना एडवांस के नोटिस ऑर्डर दिया। इसमें ये सवाल उठे, क्या रेगुलेटर्स की यह अप्रोच फेयर थी? लेकिन अब ये सवाल कोर्ट में तय होगा। अभी के लिए सेबी का ऑर्डर इंटरिम है, फाइनल वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स का मामला एक ऐसा किस्सा है जो दिखाता है कि बड़ी कंपनी बड़े नंबर्स के बावजूद किसी भी कंपनी में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या कोई आम इन्वेस्टर इस गड़बड़ी को पहले पकड़ सकता था? तो जवाब है हाँ। इस पूरे केस में कुछ रेड फ्लैग्स थे जो टेक्निकली विजिबल थे, बस उन पर ध्यान देने की जरूरत थी। पहला रेड फ्लैग, रेवेन्यू और प्रॉफिट का मिसमैच्ड रेशियो। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू लाखों करोड़ों में था, पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा। ऐसे में एक सवाल उठना चाहिए कि आखिर ये रेवेन्यू रियल है या सिर्फ पेपर पर। दूसरा रेड फ्लैग था 97 से 99% रेवेन्यू का ओवरसीज सब्सिडरीज से आना। जब किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी का लगभग पूरा रेवेन्यू विदेशी एंटिटीज से आए जिनके डिटेल्स ठीक से पब्लिक में नहीं है, तो ये एक सीरियस गवर्नेंस क्वेश्चन है। तीसरा रेड फ्लैग,
ट्रेड रिसीवेबल्स का बहुत लंबे समय तक आउटस्टैंडिंग रहना। ये वो बात थी जो 2024 में एक रिटेल शेयर होल्डर ने पकड़ी। अगर सेल्स हुई तो ये पैसे आने चाहिए। अगर 2-2 साल से रिसीवेबल्स पेंडिंग है तो या तो कस्टमर ने पे नहीं किया या कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और चौथा रेड फ्लैग था सब्सिडरी लेवल डिस्क्लोजर्स का ना होना। जब कंपनी की 97% रेवेन्यू सब्सिडरीज से आए पर सब्सिडरीज के अकाउंट पब्लिकली अवेलेबल ना हो तो इन्वेस्टर ब्लाइंड होकर ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट एक्सप्लॉइट किया जाता है। राजेश एक्सपोर्ट्स के इस पूरे केस में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वलकाम्बी को $400 मिलियन में खरीदने के पीछे कंपनी के फेक नंबर्स को क्रेडिबिलिटी देना था। फिलहाल ये सवाल अभी कोर्ट में तय होना बाकी है। तो ये थी कहानी राजेश एक्सपोर्ट्स की और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जिस्ट पर बने रहें।